छोटी ननद की शादी की बात वैसे तो कई जगह चल रही थी, लेकिन एक जगह की बात व संबंध सभी को पसंद आई। लड़की देख ली गई और पसंद भी कर ली गई, पर लेन देन पर आकर बात अटक गई। नकदी की लंबी चौड़ी राशि मांगी गई और महंगी वस्तुओं की फरमाइश ने तो जैसे छक्के छुड़ा दिए। घर पर कई दिनों से इसी बात पर बहस छिड़ी हुई थी। सब परेशान से बैठे थे। पिता सहित तीनों भाई, दोनों भाभियां तरह तरह के आरोपों से जैसे व्यंग्य कस रहे थे। लड़का कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं था, उन्हीं लोगों के समान मध्यम श्रेणी का विक्रय कर लिपिक था, पर मांग इतनी जैसे कहीं का उच्चायुक्त हो। कई लाख रुपये नगद, साथ ही सारा सामान जैसे स्कूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रंगीन टेलीविज़न, गैस चूल्हा, मशीन, वीसीआर और न जाने क्या क्या। बाबूजी, ये संबंध छोड़िए, कहीं और देखिए। बड़े बेटे मुकेश ने तो साफ बात कह दी। बड़ी बहू ने भी इनकार ही में राय दी। मझले अखिलेश व उसकी पत्नी ने भी यही कहा। छोटा निखिलेश तो जैसे तिलमिला ही गया। वह बोला, ऐसे लालचियों के यहाँ लड़की नहीं देनी चाहिए। अपनी विवाह किस बात में कम है? हमने तो भी उसकी शिक्षा में पैसे लगाए हैं। शुरू से अंत तक प्रथम आ रही है परीक्षाओं में, और देखना एमएससी में टॉप करेगी तो क्या वह नौकरी नहीं कर सकेगी कहीं? यह सब तो बाद की बात है निखिल, अभी तो जो है उस पर गौर करो। कहीं भी बात चलाओ, मांग में कमी होगी क्या? एक यही घर तो सबको सही लगा है, और जगह बात कर लो, मांग तो होगी ही। आजकल नौकरी पेशा लड़के के जैसे सुर्खबाज के पर निकल आते हैं। यह लड़का सुंदर है, विवाह के साथ जोड़ी जचेगी। परिवार छोटा है, 2 भाई बहन का विवाह हो गया है। बड़ा भाई भी विवाहित है। छोटा होने से छोटे पर अधिक दायित्व भार नहीं होगा। बहन सुखी रहेगी तुम्हारी। पिताजी दृढ़ स्वर में बोले, यह तो ठीक है बापूजी, 2 लाख रुपये नगद, फिर इतना साजो सामान हम कहाँ से दे सकेंगे? आभा के विवाह से निपटे 2 ही बरस तो हुए हैं, वहाँ इतनी मांग भी नहीं थी। अब सब एक से तो नहीं हो सकते। 2 बरस में समय का अंतर तो आ ही गया है। सामान कम कर दे तो शायद बात बन जाए। रुपया भी 1 लाख तक दे सकते हैं। अगर सामान खरीदना ना पड़े तो कुछ निखिल की ससुराल का नया रखा है। अभी 6 माह ही तो विवाह को हुए हैं। बाबूजी बोले, तो क्या छोटी बहू को बुरा नहीं लगेगा कि उसके मायके का सामान कैसे दे रहे हैं? कई स्त्रियों को मायके का एक तिनका भी प्रिय होता है। बड़ा बेटा मुकेश बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबूजी, फालतू का तनाव न पैदा करें। बहुओं में बड़ी और मंझली क्या दे देगी? अपना कुछ सामान कोई नहीं देने वाला है। जानते तो हैं आप, जब छोटी का दहेज देंगे तो क्या वह नहीं चाहेगी कि ये दोनों भी कुछ दें? अपने मायके का कौन देगा? टीवी, फ्रिज, अन्य सामान। अखिल बोला, न भैया, मैं खुद नहीं चाहता कि मधु के मायके का सामान दे। जब हमें मिला है तो हम कैसे न उसका उपयोग कर पाए। यहाँ
कहाँ की शराफत की बात हुई। फिर बड़ी व मझली भाभियों का नया सामान है, कहाँ कि वह दिया जा सके। निखिल उत्तेजित हो चीख कर बोला, रहने दो भैया, कोई कुछ मत दो, मना कर दो कि हम इतने बड़े रईस नहीं हैं, न धन्ना सेठ की उनकी इतनी लंबी चौड़ी फरमाइश पूरी कर सके। हमें नहीं देनी ऐसी कोई चीज़ जो बहुओं के मायके की हो। कौन सुनेगा जन्म भर ताने और ठेंगे। इसी से आभा को किसी का कुछ नहीं दिया। माँ सरोज बोली, तब और बात थी। मुकेश की माँ, अब रिटायर हो चुका हूँ मैं, बेटी क्या बेटों के विवाह में भी तो लगती है रकम, और लागत लगाई तो है मैंने तीनों बेटे के विवाह में। हमने इतना बड़ा दान दहेज कब मांगा था बेटों की ससुराल वालों से। अपने बेटे भी तो नौकर चाकर थे। हाँ, छोटे निखिल के समय अवश्य थोड़ा बहुत मुँह खोला था, पर इतना नहीं कि सुनकर देने वाले की कमर ही टूट जाए। बाबूजी गर्व से बोले, तो ऐसा करो, छोड़ो सर्विस वाला लड़का, कोई बिजनेस वाला ढूंढो जो इतना मुंह न फाड़े कि हम पैसे दे न सके। माँ बोली, लो अभी तक कहती थी कि लड़का नौकरी पेशा चाहिए, अब कहती हो कि व्यापारी ढूंढो। लड़की की उम्र 21 बरस पार कर गई है। व्यापारी या कैसा भी ढूंढते ढूंढते अधिया जाएगी। समय जाते देर लगती है क्या, तो कर्ज ले लो कहीं से। बापूजी खिसिया कर बोले, कर्ज ले लो, कौन चुकाएगा कर्ज? तुम चुकाओगी, मैं चुकाऊंगा। क्या भीख मांगूंगी? वे रो आंसी होकर बोली, तुम लोग कितना कितना दे पाओगे? वे तीनों बेटे की ओर देखकर बोले, बाबूजी आप जानते तो हैं कि क्लर्क शिक्षाओं की तनख्वाह होती कितनी है। तीनों ही भाई लगभग एक ही श्रेणी में तो हैं। वादा क्या करें? निखिल को छोड़ तीनों पर 3-3 बच्चों का भार है। पढ़ाई लिखाई आदि से लेकर क्या बचता है? आप जानते तो हैं क्या दे पाएंगे। हिसाब लगाया कहाँ है, पर जितना बन पड़ेगा दे देंगे ही। आप अभी तो उन्हीं को साफ लिख दें कि हम केवल 50,000 नगद और यह सामान दे सकेंगे। यदि उन्हें मंजूर है तो ठीक, वरना मजबूरी है। 1 लाख तो नगद किसी प्रकार नहीं दे पाएंगे, न इतना सामान ही। मुकेश ने कहा तो जैसे दोनों भाइयों ने सहमति से सिर हिला दिया। बड़ी व मझली बहू कब से कमरे में घुसी खुसुर फुसुर कर रही थी। छोटी मधु रसोई में थी, चारों जनों को गरम गरम रोटियां सेककर खिला रही थी। 6 माह हुए जब वह विवाह कर आई थी, तब से वह रसोई की जैसे इंचार्ज बन गई थी। बच्चों सहित पूरे घर को परोस कर खिलाने में उसे न जाने कितना सुख मिलता था। उससे छोटी हम उम्र विभा जैसे उसकी सगी छोटी बहन सी ही थी। गहरा लगाव था दोनों में। विभा विज्ञान लेकर इस बरस स्नातक होने जा रही थी। घर वालों की अनुमति लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। जो विषय उसका था, पहले वही ननद विभा का था। इससे वह उसे खुद पढ़ाती बताती रहती। पूरा घर उस पर जैसे जान छिड़कता। जब से वह आई थी
बड़ी और मझली की झड़पें कम हो गई थी। सास ननद का मान सम्मान जैसे बढ़ गया था। बात बात पर उत्तेजित होने वाले तीनों भाई शांत पड़े चले थे। रोब गांठने वाले ससुर जी का स्वर धीमा पड़ गया था। सासू माँ की ममता बहुओं पर बेटियों के समान लहरा लहरा उड़ती। कठोर वाक्यों के शब्द अतीत में खेते चले जा रहे थे। क्रोध तो जैसे उफन चुका दूध सा बैठ गया था। छोटी बहू, यह बाबूजी की दूध रोटी का कटोरा लगता है, मेरे आगे भूल से रख गई हो। यह रखा है। अरे मेरे पास तो रखा है, शायद भूल गई। तभी मधु गरम रोटी सेक कर मझले जेठ के लिए लाई। बोली, बड़े दादा, यह दूध रोटी आप ही के लिए है, पर मेरे तो अभी पूरे दांत हैं। बहू तो क्या हुआ, बिना दांत वाले ही दूध रोटी खा सकते हैं। देखते नहीं हैं आप कितने दुबले होते जा रहे हैं। अब तो रोज बाबूजी की ही भांति खाना पड़ेगा, तभी तो आप बाबूजी जैसे हो पाएंगे। और देखिए ना, बाल कैसे सफ़ेद हो चले हैं अभी से। वे जोर से हंसते चले गए, फिर स्नेह से छलके आंसू पोंछकर बोले, पगली कहीं की, यह किसने कहा कि दूध रोटी खाने से मोटे होते हैं? वह बाल सफ़ेद नहीं होते। बाबूजी को देखिए ना, उनके तो न बाल इतने सफ़ेद हैं, न वे आप जैसे दुबले ही हैं। तब तो मधु, मुझे भी दूध रोटी देनी होगी। बाल तो मेरे भी सफ़ेद हो रहे हैं। मझला अखिल बोला, मझले भैया आपको कुछ साल बाद दूंगी, पर छोटी बहू, बच्चों को तो पूरा नहीं पड़ता। तू मुझे देगी तो वहाँ कटौती न होगी। नहीं बड़े भैया, मैं चाय में से बचा कर दूंगी आपको। अब केवल 2 बार चाय बना करेगी। पहले हम सब दोपहर में पीते थे, फिर शाम को आप सबके साथ। अब हम सब की भी साथ ही बनेगी और आप चुपचाप रोज बाबूजी की तरह ही खाएंगे। सुनकर माँ का कलेजा करुणा से भर आया। उन्होंने अपने अपने कमरों के दरवाजे पर खड़ी दोनों बड़ी बहुओं की ओर देख, फिर छोटी बहू की ओर। अखंड महत्व में डूबे हुए वे कुछ कहने को होठ खोल ही रही थी कि मधु साड़ी के छोर से हाथ पोंछती बोली, बाबूजी एक बात कहनी थी, आज्ञा हो तो कहूँ? हाँ हाँ कहना बहू, वे आर्द्र कंठ से बोले। क्या मेरे मायके से जो रुपया नगद मिला था वह सब खर्च हो गया? यह न सोचे कि मुझे चाहिए, यदि जमा हो तो वह विवाह के विवाह में लगा दे। वह तो निखिल ने आधा शायद तभी अपने खाते में जमा कर लिया था। वह तो निखिल वाश बेसिन में कुल्ला करते घूमकर खड़ा हो गया। उसने घूरकर मधु की ओर देखा। मधु ने तुरंत उधर से पीठ घुमा ली। फिर वह बोली, वह सब निकाल ले और सब लोग कम से कम 25-25 हजार रुपये दें, भरपाई हो जाएगी। रुपये हुए तो इतना सामान कहाँ से आएगा बेटी? वह मेरा सामान तो अभी नया ही सा है, वही सब दे दे। घर में 2-2 फ्रिजे का क्या काम है? न इनमें टीवी ही चाहिए, बिजली का खर्च भी तो बचाना चाहिए। मुझे तो ढेरों सामान मिला था, कुछ आलतू फालतू बेचकर बड़ी चीज़ें ले ले। रंगीन टीवी, फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन के बिना भी तो अब
तक काम चल रहा था वैसे ही फिर चल सकता है। आपको घर वर पसंद है तो यही संबंध करिए। विभा जी का यही घर बार ठीक है। सब जैसे चकित रह गए। दोनों जेठ जेठानियां मुंह बाए अचरज से देख रहे थे और निखिल तो जैसे पहले उबल रहा था पर फिर लगा वह बिल्कुल शांत हो गया। पत्नी के सामने पहले उसके मन में आया कि कहीं मधु उसकी ससुराल में मिले नए स्कूटर के लिए न कह दे, पर अब वह जैसे पिघल रहा था। उसने पिता से लड़ झगड़ कर विवाह के बाद ससुराल से मिले आधे रुपये झटक कर बैंक बैलेंस बना लिया था। ये बात उसने मधु से कभी नहीं कही थी। आज जैसे वह पूरे परिवार की नज़रों में गिर गया था। रुपये की बात पर वह बौखला कर कुछ कहने के शब्द सजे रहा था कि मधु की दानशीलता ने उसे गहराई तक गौड़ बना दिया। माँ जी, मेरे पास जेवर भी कई जोड़ी है। मैं सबसे छोटी हूँ न मायके में। इससे बड़े दोनों भाई भाभी व चाचा चाची तथा दोनों बेटे बहुए ने भी काफ़ी कुछ दिया है। चाची की तो मैं बहुत दुलारी हूँ। उन्होंने अलग से कई जेवर दिए हैं। उन्हें बेचकर समस्या हल हो जाएगी। आप लोग चिंता ना करें। बाबूजी रिटायर हो गए हैं तो अब यह भार उनका नहीं, उनके तीनों बेटे बहुओं का है। कोई ताना ठेंगा क्यों देगा? क्या कोई पराया है? बहन, उनकी मदद हमारी। आप तो कुछ शर्तों पर हेरफेर कर हाँ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ अच्छा काम हम लोग भी तो कर ले। सुनकर बहुत रोकने पर भी नेत्र बरस पड़े। वे भर्राए कंठ से किसी प्रकार बोले, छोटी बहू, क्या कहूँ, तेरी जैसी तो कहीं मिसाल नहीं है रे। कहाँ से पाया तूने ऐसा ज्ञान? उदारता तू कहाँ से आ गई इस घर में? ना बाबूजी, और कुछ नहीं, मैं सच नहीं कहूँगी, कहकर वह आगे बढ़ी। उनके मुख पर हाथ रखने को तो उन्होंने उसे कंधे से लगा लिया और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर जैसे मन की सारी ममता लुटाने को आठुर हो उठे। पता नहीं कौन से कर्म किए थे हमने कि इस साधारण घर में बहू बनकर चली आई। अरे धन्य है इसके माता पिता और परिवार वाले जो उन्होंने इस मणि को हमारी झोली में डाल दिया। अरे आ तो मधु, मैं तुझे छाती से लगा कर कलेजा ठंडा कर लूँ। अरे ऐसा तो मैं अपनी औलाद को भी ना ढाल पाई। माँ जी ने उसे खींच कर कलेजे से लगा लिया। मधु ने लज्जा से अपना मुंह माँ जी के आंचल में छिपा लिया। मुकेश अखिलेश अपनी मन आंखें पोंछकर उठ खड़े हुए। निखिल वहाँ से चलकर अपने कमरे में दरवाजे पर खड़ा होकर मुड़ा और बोला, बापूजी, आप विभा के यहाँ मंजूरी का पत्र लिख दें। और हाँ, मेरा स्कूटर मेरा बहनोई चलाएगा। अब थोड़ी साफ सफाई हो जाए बस, कहकर वह अंदर घुस गया। पिता ने बड़े ही आश्चर्य से कठीले जोशीले बेटे की ओर देखा। क्या यही है 6 माह पूर्व का निखिल जो ससुराल से मिले रुपये के लिए कई दिन झगड़ता रहा था और लेकर ही माना था? बाबूजी, जैसे आपकी बहू ने आज्ञा दी है हम सब
वही विभा की शादी को तैयार है। हम दोनों भी पीजीएफ आदि निकाल लेंगे, शादी वहीं होगी। दोनों ने अपना निर्णय सुनाया। तभी दोनों जेठानियां आगे आई। माँ जी, हमारे मायके के जो भारी बर्तन हो आप उन्हें साफ कर विभा को दे सकती है। कुछ न कुछ हम दोनों के पास भी है। नहीं बड़ी दीदी, आपकी बेटी शैली बड़ी हो रही है, आप बर्तन भांडे कुछ नहीं देंगी। बड़े दादा रुपये भर देंगे। रुपये तो तब तक हम शैली के लिए जोड़ ही लेंगे। अभी जो समय की मांग है वही चाहिए बस। जो काम पूरे परिवार को पहाड़ काटने सा प्रतीत हो रहा था वह जैसे पल भर में सुलझा गया। तभी विभा के कमरे से सिसकियों के स्वर बाहर तक गूंजते चले गए। सब उधर दौड़ते चले गए। देखा विभा खड़ी सिसक रही है। मधु ने घबरा कर उसका सिर गोद में रख लिया। वह अपने पलंग पर खड़ी सिसक रही थी। क्या हुआ विभा, क्या हुआ? सब उसे घेर कर खड़े हो गए। विभा थी कि रोए जा रही थी। बोल ना विभा, माँ ने हिलाकर पूछा। माँ, ये भाभियाँ क्या अभी से वैरागिनी बन जाएंगी? क्या इनका सब सामान सजो करके सुखी हो पाएंगी? वह रोकर बोली। पगली, इतनी सी बात पर ऐसे बिलख रही है जैसे कुबेर का खजाना लुट गया हो। अरे ये तो फिर जुड़ जाएगा। मैं नौकरी कर लूँ तो क्या फिर न जुड़ पाएगा? फिर अभी कौन कंगाल है? सब चीज़ें हैं तो घर में। तू बस चिंता छोड़, मधु ने उसे समझाया। मधु ठीक कहती है विभा, अभी जो है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। सामान तो हम फिर जोड़ लेंगे। छोटी भाभी की तू चिंता मत कर। वह तो जब से आई है वैरागिनी सी ही तो रहती है। इसी से तो वह राजरानी से बढ़कर है। घर भर के लिए मुकेश ने उसे समझाया। तब वह बड़ी कठिनाई से शांत हुई। फिर बाबूजी ने देर नहीं की। उन्होंने रकम कम करने की प्रार्थना के साथ उनकी कुछ ऊंची मांग स्वीकार कर ली थी। कुछ के लिए अगली विदा पर देने की प्रार्थना भी की थी। उन्हें जैसे पूरा विश्वास था कि वे लोग कुछ हद तक मान जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी लड़की सहित उनका मध्यवित्त परिवार पसंद था। हुआ भी यही। एक माह पश्चात सब शर्तें के साथ शादी तय भी हो गई। रकम भी कम कर दी गई। सामान तो सारा मिल ही रहा था। सब प्रसन्न हो उठे। तब तक विवाह की परीक्षाएं भी हो गई। फिर सगाई की रस्म हुई। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। तब गई लगन। पूरे 7 थाल भर कर गए। साड़ी, सूट, बच्चों के कपड़े व फल, मेवे, मिठाई। अच्छे बड़े बड़े थाल देखकर घर भर खुश हो उठा। तभी मुकेश द्वारा हाथ पर थाल रखे जाने पर वर संजय की निगाह थाल पर लिखे नाम पर पड़ी, जो मशीन द्वारा लिखा गया था। फिर उसने सब थालों पर नजर डाली तो मन जाने कैसा हो गया। थालों पर नाम किसका लिखा है वह पूछ बैठा। छोटी बहू मधु का। ये सब उसी के मायके के थाल है। पर आपकी बहन का नाम तो विभा है ना? हाँ, विभा ही तो है। तो क्या यह उचित लगा आप लोगों को कि किसी के मायके की भेंट किसी को दी जाए? वह थोड़ी तेज आवाज में बोला।
प्लीज़ धीरे बोलिए। असल बात यह है कि 2 वर्ष पूरे ही हम एक बहन के विवाह से निपटे हैं। फिर छोटे भाई निखिल का विवाह किया। लड़के के विवाह में भी तो पैसा लगता है, आपके विवाह में भी लग रहा होगा। हम अभी ऐसी परिस्थिति में नहीं थे कि आप लोगों की सारी मांगें पूरी कर सकते, इसलिए ये सब लाना पड़ा। अब तक जितने भी संबंध आए, हम सबको और विभा को आप व आपका पूरा परिवार ही अच्छा लगा। और एक बात और बतलाऊं, छोटी बहू मधु ने ही खुशी से अपना बहुत सा सामान देने की हट की है, वरना हम लोग तो यह रिश्ता शायद करने का साहस ही न कर पाते। फिर उन्होंने जो घर पर घटित हुआ था सारा कह सुनाया और आखिर में कहा, आप विश्वास करें, तब से यह सब दहेज ऐसे ही रखा है, सिवा टीवी और स्कूटर के सब नया ही है। लड़का लगन की चौक पर बैठा था, धराती और मेहमान सब एक ओर और मुकेश आदि सहित सब दूसरी ओर। वर के निकट सामान के पास कुछ दबे दबे स्वर सुनकर सब पास आ गए। पिता चिंतित हो उठे, मन में कहा, कुछ गड़बड़ हो गई लगती है। वे पास आकर बैठ गए। आखिर और निखिल भी सरक आए। क्या बात है मुकेश? मुकेश ने दबे शब्दों में सब कह दिया। तब तक वर के पिता, भाई तथा अन्य नातेदार भी आ जुटे। क्या बात है संजय? पापा ये देख रहे हैं, थाल आदि ये है तो नए, परंतु इनकी पत्नी मधु का नाम गुदा है। इनमें उसने निखिल की ओर इशारा करके कहा, तो इससे क्या हुआ? ऐसा तो चलता ही है, इधर का उधर, दहेज का आधा प्रदान। तू तो पागल है बिल्कुल, यह तो ठीक है पापा, पर आप मुकेश भैया से सब हाल तो सुन लो। वह संकोच से बोला, नहीं नहीं रहने दे, हम यहीं से दूसरे खरीद कर रख देंगे। आप अभी रस्म तो पूरी होने दे। यह ज़रूर है कि इतने भारी न ले पाएंगे, क्षमा चाहते हैं हम इसके लिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप वह सब इन सबको भी सुना दे जो मधु भाभी के बारे में मुझे बतलाया है। आप लोगों ने जानबूझकर तो नहीं बताया, मेरे खुद पूछने पर ही तो बताया है। संजय बोला। सहसा निखिल का मुंह अपमान की भावना से तनमना गया। उसे मन ही मन मधु की दानशीलता पर क्रोध आ रहा था। क्यों मान ली सबने उसकी बात? यदि सारा सामान इन लोगों ने लेने से इनकार कर दिया तो कितनी ही थू होगी। यही अखिल मुकेश, पिताजी व साथ आए लोग सोच रहे थे। फिर संजय के बहुत जोर डालने पर मुकेश ने पिछली घटना सुना दी, जो सच थी कि जैसे वह इस संबंध को टाल रहे थे और जैसे मधु ने अपना सारा दहेज ननद विभा को देकर रिश्ता पक्का कराया। आदि तो क्या हुआ, दे तो रहे हैं सब सामान, किसका है इसमें हमें क्या? हमने भी तो तेरी बड़ी बहन को कुछ सामान तेरे बड़े भाई के दहेज का दिया था। नाम से क्या, कौन देखेगा नाम? थाल तो आए और रखे गए, कौन रोज रोज इस्तेमाल करता है इतने बड़े बर्तन? पिताजी बोले तथा अन्य व्यक्तियों ने भी इसका अनुमोदन किया।
पर मुझे नहीं चाहिए ये शब्द संजय के मुंह से सुनकर सबके मुंह सफ़ेद पड़ गए। बेवकूफ़ है क्या? बड़ा भाई अजय चिल्लाकर बोला, तू सब हंसी खेल समझता है? सामान लाना खरीदना ये लोग क्या इतना लेकर चले होंगे? चुपचाप बैठकर दस्तूर होने दे। आप लोग चिंता ना करें, ये तो ऐसा ही हटी है। पंडित जी दस्तूर कराए। नहीं भैया, जब तक ये थाल नहीं चले जाएंगे मैं कुछ नहीं कराऊंगा। आप अपने भीतर से थाल मंगवाए ना। वह अड़ गया। तो ठहरिए साहब, हम बाजार से दूसरे लेकर आते हैं, तब तक ठहरना होगा। मुकेश उठता हुआ बोला, नहीं भाई साहब आप बैठिए, अंदर से तो आ रहे हैं थाल। अरे यह सब तो शगुन के थाल आदि लड़की वाले के यहाँ से ही आते हैं। थोड़ा रुक लेने दे। नहीं भैया, मैं यह सब अब न ले सकूँगा। जो लिस्ट आप लोगों ने बनाकर भेजी थी और जो ये लोग देने वाले हैं, आप जानते ही हैं कि लड़कियों को अपने मायके की एक एक चीज कितनी प्यारी होती है। पर जिस घर में ऐसी उदारमना स्त्री हो जो खुशी से अपना सारा दहेज खुद दान कर रही हो, उसे लेकर मैं उस उदार स्त्री से छोटा नहीं बन सकता। इससे मैं इन कपड़े आदि के अलावा अब कोई चीज स्वीकार नहीं करूँगा। मैं अब इसके अलावा आगे कुछ नहीं लूँगा। बिना दहेज के ही उस घर की बेटी ब्याह कर लाऊंगा। मैं तो पहले ही भैया जीजा जी से अनुरोध कर रहा था कि इतना लंबा चौड़ा दहेज मांगकर कन्या पक्ष को आफत में न डाले। अब जो हुआ सो हुआ, आगे कोई मुझे विवश न करे। बस ये लोग साथ गए बारातियों का अच्छा स्वागत कर दे, वही काफ़ी होगा। पिताजी, बड़े भाई और बहनोई ने यह सुना तो सन्न रह गए। परिवार के अन्य सदस्य भी दौड़े आए, हर प्रकार समझाया, पर संजय अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिगा। घर वालों को कोफ भोजन बनने पर उसने धमकी दे दी कि वे यदि तंग करेंगे तो वह कोर्ट मैरिज कर सबकी छुट्टी कर देगा। विवशता में उन सब को पीछे हटकर अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। क्यों निखिल भैया, आपकी कोई साली कुंवारी है? संजय के इस प्रश्न पर निखिल सहित सब चौंक गए। निखिल हंसकर बोला, भाई क्या इरादे हैं? इरादे तो नेक हैं। यदि हो तो मेरी बुआ के एकमात्र बेटे हैं ये सुधीर, इंजीनियरिंग इनके लिए है। मधु भाभी सी लड़की चाहिए। निखिल का चेहरा खुशी से दमक उठा। है तो पर सगी नहीं, चचेरी है। चचेरी पता नहीं कैसी हो। मधु से बढ़कर मधु अपनी माँ से अधिक चाची को मानती है। संयुक्त परिवार होते हुए भी सब एक थाल में खाने वाले हैं। दोनों परिवारों में बहू व दामाद आ गए हैं, पर जैसे उस चौथे रंग में रंग कर एकाकार हो गए हैं। पता नहीं कौन सी ममता और अपनेपन की बूटी खाते हैं उस घर के लोग, और वही मधु के साथ अपनेपन की बूटी हमारे घर चली आई है। वह हंसकर बोला, ठीक है, यदि लड़की पसंद आ गई तो वह अपनेपन की बूटी हमारी बुआ के घर भी आ जाएगी। शादी में तो आएगी ही वह।
हाँ क्यों नहीं, पूरा परिवार आएगा। लड़की स्नातक, गोरी, चिट्ठी सुंदर है। नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता। तब सबसे पहली पसंद मेरी होगी। वह है न सुधीर। सुधीर झेप कर मुस्कुरा दिया। पहले निखिल मधु की अक्ल पर मन ही मन भरा बैठा था, पर उसे अब लग रहा था कि अब वह उड़कर अपने घर पहुँचे और मधु को बाहों में भर कर नचा डाले और कहे कि बता तो कौन सी बूटी की घुट्टी पीकर आई है कि सबको इतनी सरलता से उंगलियों पर नचा देती है। अगर वह कल वस्त्र उसके मायके के आंगन में लगा है तो वह उसे तोड़कर पूरे परिवार को घोंट कर पिला दे। उसने अपने भाइयों और पिताजी की ओर निहार कर देखा, जो सभी प्रसन्न नज़रों से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने शर्म से मुंह घुमा लिया। दूसरे दिन जब वे गृहनगर पहुँचे तो सुबह हो गई थी। पूरा घर जाग उठा था। सब उनके आसपास एकत्र हो गए। सभी यह जानने को आतुर थे कि तिलक समारोह कैसा रहा। मधु कहाँ है? पिताजी ने उसे न देखकर पूछा। होगी कहाँ? चाय नाश्ते की तैयारी में जुटी होगी, माँ जी बोली। अभी बात भी पूरी नहीं कर पाई कि वह चाय की ट्रे लेकर बैठक में चली आई। ट्रे मेज पर रखकर उसने सबके चरण छुए, फिर उसके शब्द सुनकर मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। बाबूजी, मुझसे कुछ बड़ी गलती हो गई क्या? क्या हुआ मेरे कारण? कृपया बतलाइए न। हाँ बहू, बड़ी गलती हो गई रे। तूने जो अपने मायके के थाल दिए थे, न उनके कारण ले उठा यहाँ से अपने थाल और रख आ उन्हें जहाँ से उठा लाई थी। ये दाता क्या उन्हें ये थाल पसंद नहीं आए थे? नहीं लिए, क्योंकि तुम उनके विराजी जो थी। पिताजी गंभीरता से बोले। मैं विराजी थी? क्या कह रहे हैं आप? वह आंखें फाड़कर बोली, यह देख, तेरे हर थाल में यह रही मधु है न? ओह, मैं तो डर ही गई। तो क्या हुआ? नाम ही तो है, इससे क्या? इसी से तो नहीं लिए, और वह सब भी नहीं लेंगे जिसमें तेरा नाम है। सब में नाम थोड़े लिखा है। वह आंसी हो गई। अब क्या होगा? क्या शादी रद्द हो गई? अरे पगली, अब वे दहेज लेंगे ही नहीं। तेरा गुणगान सुनकर संजय ने दहेज न लेने की सौगंध खाई है। कह रहा था, जिस घर में ऐसी ममता मई बहू हो, उस घर से दान दहेज लेना पाप है। हमने तेरी सब बातें बतलाई तो उनका दरिद्र होता चला गया। आप बना रहे हैं बाबूजी। उसकी आंखें भर आई। बैठ बेटी, तुम सब की बैठो। सिर उन्होंने शुरू से अंत तक सारा हाल बता दिया और मधु के सिर पर हाथ रखकर बोले, मधु, मुझे पाकर हम धन्य हुए। तेरी चचेरी बहन की शादी भी संजय की बुआ के लड़के से तय कर आए हैं। ऐसे परिवार की लड़की कौन पसंद नहीं करेगा, जिस परिवार की हमारी मधु जैसी बहू हो। तेरे दोनों जेठ तेरी बड़ाई करते आए हैं, और निखिल तो वहाँ थालों के विवाद पर तमतमाया मुँह लिए खार खाए बैठा था। तब अपने आप पानी पानी हो गया है। जा, वह कमरे में तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मधु शर्म से दोनों
हाथों से मुंह छिपाए कमरे की ओर दौड़ती चली गई। सबने उसे प्यार भरी नजरों से देखकर मुस्कुरा बिखेर दे। माँ तो जैसे धन्य हो गई। मधु पास होती तो अवश्य उसे छाती से लगाकर रो पड़ती।